नमस्कार छात्रों। विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष, पेपर फर्स्ट के अंदर अपन भारत का इतिहास 1707 से 1884 ईस्वी तक। आज अपन पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स की प्रशासनिक नीति। इसके अधीन अपन रेगुलेटिंग एक्ट और किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हुआ, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। अपन देखते हैं कि बंगाल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता स्थापित होने के बाद, यानी कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, इन दो युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में प्रभुसत्ता स्थापित हो चुकी थी और लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद पराजित शक्तियाँ यानी बंगाल के अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मुग़ल बादशाह से उसने अलग संधियाँ की। मुग़ल बादशाह से उन्होंने इलाहाबाद की संधि की और इसी के बाद उसने लॉर्ड क्लाइव ने दीवानी और निज़ामत का पुनर्गठन किया और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। लॉर्ड क्लाइव के बाद प्रशासन के पुनर्गठन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया था वह वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। आज अपन इन्हीं वारेन हेस्टिंग्स की प्रशासनिक नीतियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन विशेष तौर से रेगुलेटिंग एक्ट और किस तरह कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का जो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में शासनकाल रहा हुआ है वह 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक रहा था। भारत में कंपनी की कर्मचारियों का जो लक्ष्य रहा था वो अधिक से अधिक धन कमाकर इंग्लैंड लौट जाना था। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की भी छूट प्रदान की गई थी और उसी निजी व्यापार के तहत वो अधिक से अधिक पैसे कमाकर इंग्लैंड लौटते थे। लेकिन कंपनी को जो मूल लाभ था वो नहीं मिल पाता था और वो उसके अधीन जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी थे वो उन्हीं को मिल पाता था। इस कारण कंपनी को क्या है, आर्थिक रूप से नुकसान होता था। रेगुलेटिंग एक्ट और कंपनी पर नियंत्रण के जानने से पहले अपन इस रेगुलेटिंग एक्ट का से पूर्व कंपनी पर किसका नियंत्रण था उसके बारे में देखते हैं। इंग्लैंड में कंपनी का जो प्रबंधन था वो संचालक समिति यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं संचालक समिति द्वारा नियंत्रित होती थी। इन संचालकों का चुनाव भी इस कंपनी में जिनकी हिस्सेदारी होती थी उन्हीं के द्वारा होता था और हिस्सेदारों की हिस्सेदारी कम से कम 500 पाउंड के होने चाहिए थी। इंग्लैंड की संसद कंपनी के मामलों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करती थी क्योंकि कंपनी एक निजी यानी कि व्यापारी कंपनी थी और इस कंपनी के अंदर वही हिस्सेदार होते थे जिनकी हिस्सेदारी कम से कम 500 पाउंड की होती थी। इंग्लैंड में यह आम भावना थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं थी क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक थी। क्योंकि कंपनी ने भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़े और इसके बाद अन्य कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, इन युद्धों में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च हुआ था, किंतु इन युद्धों के फलस्वरूप से कोई विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो इन्हीं कंपनी पर आर्थिक दिवालिया निकालने या कंपनी पर आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक विधेयक ब्रिटिश संसद में पास किया गया था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लैंड की संसद में 1773 ईस्वी में पास किया गया था और ये 1774 ईस्वी में लागू हुआ था। इस एक्ट के प्रमुख उद्देश्य अपन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण यानी कि ब्रिटिश राज, जो ब्रिटिश का राजशाही शासन था उसका नियंत्रण स्थापित करना। यानी कि इस एक्ट के पारित होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और इस एक्ट के बाद अब कंपनी एक राजनीतिक की नियंत्रण की स्थिति में आती है और उसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंग्लैंड की क्राउन का अधिकार स्थापित हो जाता है। कंपनी की संचालक समिति के गठन में भी कुछ परिवर्तन करना इसका एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक जो ढांचा है भारत में व्यापार करने का, उसमें भी राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना था। रेगुलेटिंग एक्ट की जो मुख्य धाराएं थी उनमें अपन देखते हैं कि जो संचालक समिति थी
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उनके संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा जिनके पास कंपनी के 1000 पॉइंट के शेयर हो। यानी कि पहले 500 पॉइंट के शेयर होता था, वो मतदान करने का अधिकारी था। अब उसकी जगह पर 1000 पॉइंट के शेयरों को मतदान देने का अधिकार कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का कार्यकाल पहले 1 वर्ष का था, अब उसको 4 वर्ष का कर दिया होगा। कुल सदस्यों का 1/4 भाग यानी 6 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाएंगे। एक ही सदस्य का दोबारा चुनाव चुने जाने के पूर्व 1 वर्ष का अवकाश अवश्य होगा। चौथी धारा इसकी अपन देखते हैं कि भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई और इसकी यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की एक समिति यानी काउंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के रूप में जो नियुक्ति की गई थी वो वारेन हेस्टिंग्स की गई थी और काउंसिल के 4 सदस्यों में बारवेल, फ्रांसिस और क्लेवरिन मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। 5वीं धारा थी मुंबई और मद्रास प्रांत, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में 3 मुख्य स्थान थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। तो बंगाल के अंदर तो कोलकाता के अंदर उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की और मुंबई और मद्रास के जो प्रांत थे कि गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया और इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति यानी कि भारत के अंदर देशी राजाओं से युद्ध करना और उनके साथ की जाने वाली संधियां करने के लिए उनको बंगाल काउंसिल के निर्देशन में कार्य करना होता था। 6ठी मुख्य शर्त थी बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बंगाल जिसके अंदर वर्तमान के अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के समस्त प्रांत सम्मिलित होते थे, वर्तमान का बांग्लादेश भी इस बंगाल प्रांत में सम्मिलित था। इस तरह इस न्यायालय के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा सम्मिलित हुआ था और मुख्य न्यायाधीश पद के लिए सर एलिंग एम्पे के नाम का उल्लेख किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस तरह कंपनी पर एक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ था। हालांकि इस रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे बड़ा दोष यह था कि गवर्नर जनरल को पर्याप्त शक्तियाँ नहीं दी गई, उसे काउंसिल के बहुमत को मानना पड़ता था। काउंसिल के 4 सदस्य होते थे, यानी एक तो गवर्नर जनरल और उसके बाद 4 सदस्य। 4 सदस्यों में से 3 सदस्य उस पर हावी हो जाते थे और उसे ऐसे कार्य करने को बाध्य होना पड़ता था जिसका वो काउंसिल में विरोध कर चुका होता था। अब इसके अपन कुछ अच्छे गुण के रूप में देखते हैं तो अपन देखते हैं कि ये प्रथम अवसर था जबकि भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र यानी कि भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो क्षेत्र विजित किए थे यानी जीते थे, उन पर कंपनी के स्वेच्छाचारी का जो स्थान था उसको एक लिखित संविधान में बदल दिया गया। सर्वाधिक महत्व की और अपन देखते हैं तो भविष्य में बनाए जाने वाले सभी संवैधानिक नियमों को इस अधिनियम के ढांचे में लागू किया गया और कंपनी एक राजनीतिक नियंत्रण में आ गई। धन्यवाद छात्रों। इसके बाद अपन आगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे।